हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें प्रश्नावली है 7.2। हमें इसमें टोटल 11 सवाल हल करने हैं। देखिए, ये जो चैप्टर हमारा है 7.2, ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पर आधारित है। तो उसके सवाल दिए गए हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक, और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य उसे बोला जाता है जब वस्तु खरीदा जाता है। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदना वो क्रय मूल्य हो गया। इसे शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस यानी सीपी बोलते हैं। विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं, जब कोई वस्तु खरीदते हैं और जिस प्राइस पर उस वस्तु को बेचते हैं, ठीक, तो उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये तो समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे अब हम समझेंगे लाभ और हानि। जब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बड़ा हो और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य छोटा हो, विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य छोटा हो, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, वैसी स्थिति में लाभ होता है। जैसे कि कोई वस्तु 100 में खरीदा गया और 150 में बेचा गया। जाहिर सी बात है, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दिया गया, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा है आपका सेलिंग प्राइस। ये रहा सेलिंग प्राइस, ठीक है, और छोटा पड़ गया कॉस्ट प्राइस, तब लाभ होता है। हानि कब होता है, जब सेलिंग प्राइस छोटा हो और कॉस्ट प्राइस बड़ा हो यानी क्रय मूल्य बड़ा हो। जैसे 100 में खरीदा गया और 80 में बेच दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है, ठीक है ना। उसको ऊपर रखेंगे, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस होगा यानी क्रय मूल्य होगा। जैसे कि लाभ प्रतिशत में निकालना है, मान लीजिए कि 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 20 रुपये का हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो ऊपर रखेंगे हम 20, यानी जो प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखना होगा। लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत है, 100 से गुणा तो करेंगे ही, ठीक है। अब हानि निकालना है तो हानि ऊपर और नीचे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और यहाँ पर भी 100 से गुणा। ये बातें आपको समझ में आ गई। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला सवाल यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है वो हमें ज्ञात करना है। और प्रत्येक दशा में प्रतिशत जो है वहाँ पे हानि या लाभ भी ज्ञात, जैसे कि अगर हानि हो जाए तो उसका प्रतिशत, लाभ हो जाए तो उसका प्रतिशत, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे दो आंसर होंगे, लाभ कितना है और जो लाभ है उसका प्रतिशत कितना है। पहला सवाल है, बागीचे में काम करने वाली कैंची देखिए 250 रुपये में खरीदी गई, ठीक, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है, और उसे 325 रुपये में बेच दी गई। तो यहाँ पे देखिए कम में खरीदा गया, ज़्यादा में बेच दिया गया। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य कितना है 250 रुपये और बेचा गया मूल्य है सेलिंग प्राइस 325 रुपये। तो यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य बड़ा है, ठीक, और क्रय मूल्य छोटा है, अतः यहाँ पे लाभ होगा। कितना लाभ होगा वो हम देखेंगे। देखिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 325 माइनस का 250। तो घटाने पे देखिए 5 में से 0 5 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 12 में से 5 गए तो ये होगा 7, और ये 2 खत्म, कितना होगा 75। तो 75 रुपया जो है वो लाभ निकल के आ गया, ठीक है। तो इस 75 रुपये लाभ को हम प्रतिशत में भी ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत, ठीक है, प्रॉफिट का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत मैंने क्या बताया फॉर्मूला, लाभ होता, तो लाभ का प्रतिशत का क्या होता है फॉर्मूला, लाभ ऊपर और नीचे क्रय मूल्य इंटू 100, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 75 रुपीज़ यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है हमारा। तो 75 ऊपर कितने में सामान खरीदी गई, कैंची, कैंची खरीदी गई 250 यानी 250 रुपये में खरीदी गई, प्रतिशत इंटू 100। ये हमने फार्मूला पे आधारित कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 25 3 75, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ऊपर 3 और यहाँ पे 10, तो 10 3 कितना होता है 30। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत में लिखना है क्योंकि यहाँ लाभ प्रतिशत है, तो 30% का उस व्यक्ति को लाभ हुआ, समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर जो आया वो 2 आंसर आया। हमें बताना है इसमें कितना लाभ हुआ और उस लाभ का प्रतिशत बताना है। तो 75 रुपीज़ का लाभ हुआ और इसको 30% जो है लाभ हुआ, इसका प्रतिशत हो गया 30, ठीक। तो यही आपका 2 आंसर निकल के आ गए।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी। एक रेफ्रिजरेटर यानी एक फ्रिज का दाम है, यानी खरीदा गया 12,000 में खरीदा गया और 13,500 यानी 13,500 में बेच दिया गया। तो यहाँ पे से देखिए सीधे सीधे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? तो 1,500 रुपये का यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दिया गया। ठीक है, तो उस लाभ का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए हम किस तरीके से इसको हल करेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझना है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 12,000 में खरीदा गया फ्रिज को और उस फ्रिज को बेचा गया सेलिंग प्राइस 13,500 में, 13,500 में। यहाँ पे हम स्पष्ट देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये बात कि अतः यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है, बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, अतः लाभ होगा। कितना लाभ हुआ? देखिए वो लाभ हम देखेंगे कितना लाभ हुआ। माइनस कॉस्ट प्राइस, बेचा गया 13,500 में और खरीदा गया 12,000 में। यहाँ पे 1,500 रुपये का लाभ हुआ। ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। अब ये लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है परसेंटेज में। तो लाभ हमेशा ऊपर या हानि हमेशा ऊपर, ठीक, वो हमेशा ऊपर रहता है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य। यहाँ पे लाभ है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए कितना लाभ है, तो 1,500 रुपये का तो लाभ है। खरीदा गया कितना में? 12,000 में तो खरीदा गया, इंटू 100। यहाँ पे 2 शून्य यहाँ पे कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 शून्य कैंसिल आउट, ऊपर 15। ठीक है, देखिए इसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितने बार में हम इसको करें कैंसिल आउट? हम करेंगे, देखिए 5 आई 15 3 बार में, और ये 4 आई 12। ऊपर देखिए 5 बचा और यहाँ पे 10 बचा, 10 बचे 50। नीचे क्या बचा? 4 बचा। अब 50 में 4 से हम डिवाइड करेंगे, भाग लगाएं, कितने बार में जाएगा? देखिए बच चुक 48, लेकिन यहाँ पे 50 है यानी 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा हो गया, हमने पॉइंट लगाया तो 2 बन गया 20, तो 4 बचे 20। ये हमारा आ गया 12.5% लाभ हुआ। तो हम इसका आंसर फाइनली ऐसे लिखेंगे। लाभ जो लिखेंगे स्पष्ट रूप से 1,500 रुपये तो हमें तो लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत में हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना? 12.5% लाभ हुआ। ये हमारा आंसर निकल के आ गया फाइनली। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है तीसरा। एक अलमारी 2,500 में खरीदी गई और 3,000 रुपये में बेची गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खरीदी गई तो कम में और बेची गई ज़्यादा में। तो यहाँ पे लाभ प्राप्त हुआ 500 रुपये का। तो ये जो 500 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, हमें इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य दिया गया है कॉस्ट प्राइस उसको लिखेंगे और जो विक्रय मूल्य है उसको लिखेंगे। क्रय मूल्य है 2,500 और सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है 3,000 रुपये। ठीक, अतः जो है यहाँ पे विक्रय मूल्य बड़ी है क्रय मूल्य से। ठीक है, एसपी जो है बड़ा है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से, अतः लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, तो लाभ कितना प्राप्त हुआ वो हम निकालेंगे। देखिए विक्रय मूल्य कितना है? 3,000 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है? 2,500 रुपये है। तो यहाँ पे 500 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। ये जो 500 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, हमें इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत। फार्मूला हमने क्या पढ़ा? फार्मूला हमने पढ़ा जो निकाला जाए, लाभ निकाला जाए तो उसको हम ऊपर रखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य और इंटू 100। तो यहाँ पे फार्मूला हम लिखते हैं लाभ बराबर, यहाँ पे हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए लाभ कितना है? 500 रुपये है। हम और खरीदी गई कितने में? वस्तु खरीदी गई 2,500 में, यहाँ पे 100। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शून्य से शून्य ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे देखिए 25 25 और यहाँ पे 20 5 100 20, तो यह प्रतिशत आ गया 20%। ठीक है, और ये लाभ हुआ 500 रुपये का। तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आया। हम ऐसे लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे लाभ बराबर 500 रुपये और लाभ प्रतिशत ये जो है ये आपका 20%, 20%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका डी नंबर। एक स्कर्ट जो है 250 में खरीदी गई, 250 रुपये में खरीदी गई और 150 रुपये में बेच दी गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पष्ट तौर पे खरीदी गई तो ज़्यादा में और बेची गई कम में, यानी हानि हो रहा है। कितने रुपए का? 100 रुपये का हानि हुआ।
तो पहला तो आंसर हो गया हमारा हानि बराबर 100 रुपये, और वो हानि जो 100 रुपये हुआ वो कितना प्रतिशत में हुआ वो भी हमें याद करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको नोट डाउन करेंगे। क्रय मूल्य CP कितना है 250 रुपये, विक्रय मूल्य SP कितना है 150 रुपया। यहाँ पे हानि कितना हुआ SP, देखिए यहाँ पे हानि हुई, कैसे हानि हुई, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य बड़ा है, यहाँ पे हम स्पष्ट देख रहे हैं। तो हानि कितना हुआ, तो हानि हम निकालेंगे क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, यानी 250 माइनस 150 कितना हुआ 100 रुपये। अब ये हानि प्रतिशत में निकालेंगे तो वही फार्मूला होगा, जो निकालना हो उसको ऊपर और नीचे हमेशा क्रय मूल्य यानी CP हो गया और इंटू 100। हानि तो हुआ हमारा 100 और जो क्रय मूल्य था वस्तु को खरीदा गया 250 रुपये में, ठीक है, और यहाँ पे इंटू का 100। यहाँ पे देखिए 100 शून्य से शून्य हमने कैंसिल आउट कर दिया, 25 चौक कितना होता है 100 होता है, ये कितना बचा 4 और 10 यानी 40, ये हो गया 40%। 40% क्या है, ये हानि है, तो हम लिखेंगे ऐसे हानि बराबर, पहले हानि कितने रुपए में 100 रुपये की हानि हुई, अब हम यहाँ पे लिखेंगे हानि बराबर प्रतिशत, परसेंटेज में कितना हुआ 40%। ये दोनों ही हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे इसका दूसरा सवाल। यहाँ हमें 4 सवाल दिए हैं। क्या है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलना है, हमें इनको प्रतिशत परसेंटेज में तब्दील करना है। पहला है 3:1, 3:1, ठीक है। देखिए पहले इसके कॉन्सेप्ट आप पहले इसको समझ लीजिए। देखिए रेशियो क्या होता है, जैसे कि पहला जो सवाल है 3:1, यानी ये क्या है, मान लेते हैं ये पूरी एक चॉकलेट है, ठीक है, ये चॉकलेट है और इसको 2 भागों में बांटना है, यानी 2 आदमी को अलग अलग देना है। यहाँ पे पहले आदमी को देना है 3 भाग और दूसरे आदमी को देना है 1 भाग, यानी यहाँ पे पहले राम और दूसरा श्याम। राम को मिले ये 3 पार्ट, 2 और ये 3 पार्ट, ये 3 पार्ट जो है हम इसको रेट से कर लेते हैं। ये जो 3 भाग मिले ये मिले राम को और ये जो 1 भाग मिला ये मिला श्याम को। तो टोटल कितने पार्ट हो गए 1 2 3 4, तो इस 4 पार्ट का एक बना है चॉकलेट, ये पूरा है, इस चॉकलेट में 4 भाग है और इस 4 भाग में से पहले का 3 भाग राम को मिला और आखिरी का 1 भाग श्याम को मिला, ठीक है। तो राम को कितना मिला, इस 4 में से राम को कितना मिला, ठीक, और इस 4 में से श्याम को कितना मिला, तो राम को कितना मिला, राम को मिला, ये तो पूरा तो 4 है, 3/4 यही तो मिला, जैसे कि तो राम को तो यही तो मिला 1 2 3 4, टोटल तो 4 है, और ठीक, और श्याम को कितना मिला 1 2 3 4, टोटल तो 4 है, इस 4 में से श्याम को 1 पार्ट मिला, यानी और श्याम को इस पूरे 4 का 1 पार्ट मिला, ठीक। तो इसको हम प्रतिशत में याद कर लेंगे, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सम ऑफ रेशियो यानी इस अनुपातों का योग कर लेना है, ये कितने टोटल हो गए 3:1 यानी टोटल 4 हो गए। देखिए सबसे पहले हम काम करेंगे अनुपातों का योग, सम ऑफ रेशियो इक्वल 4। अब पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, देखिए पहले भाग में हम लिखेंगे 1 में हम क्या करेंगे, टोटल कितना है 3 और 1 4, यहाँ पे 4 है, तो पहले व्यक्ति राम को मिला 3/4, यही तो मिला, इंटू 100, इसका प्रतिशत याद कर लेंगे, ये हो गया 25, 25 दिया 75, 75 आ गया पहले भाग का। दूसरे पार्ट का देखिए कितना आया, श्याम को कितना मिला 1 मिला, टोटल कितना है 4 है, इसका भी हम प्रतिशत निकालेंगे, ये हो गया 25 चौक 100 यानी 25%। ये दोनों पार्ट में हमारा आंसर निकल के आ गया। ऐसे ही हमें सभी को हल करना है, पहले इन दोनों अनुपातों को जोड़ लेना है और बारी बारी से इसका परसेंटेज हमें निकाल देना है, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है दूसरा 2:3:5। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अनुपातों का योग कर लेना है, ठीक है, अनुपातों का योग यानी सम ऑफ रेशियो कितना आ गया 5 3 8 2 10, हमारा 10 आ गया। अब इन 10 तो टोटल हो गया, इन 10 में से पहले को मिला 2:10, दूसरे को मिला 3:10 और तीसरे को मिला 5:10, यही तो मिला, यानी हम इसको बटे में कर लेंगे। और वैसे भी जब आगे रहता है तो वो तो ऊपर चला जाता है, ठीक है, हमने अनुपात का कई दफ़ा देखा है।
तो पहले भाग में हम क्या लिखेंगे, पहले भाग में हम लिखेंगे देखिए 2/10 इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये प्रतिशत है, 10 बार में कैंसिल आउट हुआ, 10 दूनी 20% ठीक है। दूसरे भाग में देखिए 3 मिला, 3 जो मिला कितने से, 10 में से, 10 में से 3 मिला किसी व्यक्ति को, और इसको भी प्रतिशत में, ठीक है, 00, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना आ गया 30%, 10 तिहाई 30%। तीसरे भाग में 5 मिला, ठीक है, टोटल कितना है, टोटल आपका है 10, यहाँ पे 100, ठीक है, 10 तिहाइयाँ 100, 10 बचे 50%। तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आ गया 20%, 30% और 50%, ठीक है, समझ में आ गया, अलग अलग प्रतिशत हो गया। तो इसी तरीके से अनुपातों का परसेंटेज निकालते हैं। अब इसके बाद सी देखिए 1:4, तो सी को भी हम ऐसे ही हल करेंगे। क्या है 1:4, तो पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अनुपातों का योग, सम ऑफ रेशियो, कितना आ गया 5 आ गया। तो पहले भाग में कितना है 1:5, ठीक है, टोटल तो 5 है, जैसे हमने वैसे ही हल किया जैसे कि पहला, तो वैसे ही करना है जैसे कि पहले और दूसरे सवाल में हमने किया। पहले भाग में 1:5 हो गया, तो ठीक है, नीचे टोटल और इंटू यहाँ पे 100, 20/100, 20 × 1 यानी 20% यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा पार्ट, ये 4 है, ये 4, टोटल कितना है 5 है, यहाँ पे 100, 20/100, 20 चौक 80%, ये हमारा दो आंसर निकल के आ गया, 20% और 80%, ठीक है। अब इसके बाद देखिए डी नंबर 1:2:5। सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपातों का योग कर लेंगे, 5 और 2 7 और 1 8 हो गए। तो सबसे पहले भाग में 1:8 हो गया हमारा, प्रतिशत 100, ठीक है। देखिए ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ, तो 100/8। अब इसको हम भाग लगा लेते हैं, आइए यहाँ पे हम भाग लगाते हैं 100 का 8 से, अंदर हो गया 100 और नीचे हो गया 8, ठीक है, एक बार में जाएगा 2, 20 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पे 4 पॉइंट लगाएंगे, 40, 8 × 5 = 40, यानी 12.5 हमारा आ गया, इसका आ गया 12.5%। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा पार्ट है 2/8 इंटू 100, यहाँ पे ये देखिए कैंसिल आउट, ये जो है हो जाएगा 2 चौक 8, ये 2 चौक 8, और ये हो गया हमारा 25 से, ये 25% ये हमारा आ गया। सी पार्ट में देखिए क्या है 5/, ये हो गया 8 इंटू 100, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए 100 × 5, ये कितना हो गया 500 बटे में 8, इसको हम यहाँ पे भाग लगा लेते हैं, 500 का यहाँ पे 8 से, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 48, यहाँ पे 20 उतरा, 8 दूनी 16, 4 पॉइंट लगाएंगे, 8 × 5 = 40, यानी 62.5%। तो इस तरीके से हमारा जो डी का आंसर निकल के आ गया। पहला तो आपको एक जगह व्यवस्थित कर लेना है 12.5, दूसरा हमारा कितना आया 25%, तीसरा आया 62.5%, तीनों को एक जगह लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है हमारा ये दूसरा सवाल पूरा। अब इसके बाद अगला जो सवाल है तीसरा, एक नगर की जनसंख्या जो है 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। देखिए यहाँ पे कुल जो पॉपुलेशन है कितना है 25,000 लोग हैं, ठीक है, पहले थे यहाँ पे 25,000 थे, और कुछ समय बाद ये लोग घट के हो गए 24,500। तो कितने की कमी हुई, 500 लोगों की कमी हुई। जो ये कमी हुई 500 में, ये कितना प्रतिशत है, हम इसको प्रतिशत में ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने हानि का प्रतिशत कैसे ज्ञात करते थे, जो निकालना हो तो उसको ऊपर, जैसे यहाँ पे कमी है तो कमी को हम रखेंगे ऊपर 500, और टोटल कितना है 25,000, 500 बटे 25,000 इंटू 100, तो वो प्रतिशत निकल जाएगा। समझ में आ गया।
तो आइए हम इसका हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन है हमारा 25,000, ठीक है। तो पहले की जनसंख्या हो गई 25,000, घटने के बाद जनसंख्या हो गई 24,500, 24,500, ठीक है। यहाँ पे देखिए कमी कितने की हुई, जनसंख्या की कमी कितने की हुई, 25,000 में से 24,500 घटा देंगे तो 500 की कमी हो गई, यही तो कमी हुई, ठीक है। अब इस कमी का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ये जो कमी हुई यानी ये जो 500 है 25,000 का, ये कमी कितना प्रतिशत है यही हमें ज्ञात करना है। तो घटी जनसंख्या का प्रतिशत, इसका प्रतिशत, तो फॉर्मूला क्या होता है, जो निकाला जाए, जो घटी निकाला जाए जनसंख्या उसको ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो ऊपर हम क्या रखेंगे, ऊपर हम रखेंगे 500 कमी, और नीचे कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या हमारी कितनी है 25,000 यानी 25,000 हो गई, और प्रतिशत है इंटू 100 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। यहाँ पे समझिए ये शून्य से शून्य ये कैंसिल आउट हो गए, 2 शून्य यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए ये भी, और 1 शून्य यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे हमारा बचा 25, ठीक है, और यहाँ पे 5 दूनी 10, तो हमारा फाइनली आ गया 2, ये प्रतिशत में आ गया। यानी जनसंख्या घटी कितनी, हम लिखेंगे जनसंख्या में कमी हुई, जनसंख्या कमी यहाँ पे हम लिखेंगे 2%, ठीक है, 2% की कमी हो गई। तो यही हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया। देखिए अगला प्रश्न हमारा चौथा है, अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपया हो गया, कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो जो सूचनाएं दी गई हैं, पहले उसका प्रारंभिक मूल्य था कार का 3,50,000 रुपया, और 1 साल बढ़ के हो गया, 1 साल के बाद 3,70,000 रुपया। तो कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई, 20,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई। तो यही 20,000 रुपये कितने प्रतिशत जो बढ़ा वही हमें बता देना है, ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट हो गया। हमें इस तरीके से लिखना है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कार का प्रारंभिक मूल्य कितना है 3,50,000 रुपये, कार के मूल्य में बढ़ोतरी 1 साल बाद कितनी हो गई 3,70,000 रुपये। अब कितने की बढ़ोतरी हुई हम इसको घटा के निकाल लेंगे। कार की बढ़ी हुई मूल्य 3,70,000 माइनस 3,50,000 यानी 20,000। अब ये 20,000 का प्रतिशत हमें ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बढ़ी हुई मूल्य का प्रतिशत। तो जो हमें ज्ञात करना है, जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसको हम ऊपर लिखते हैं, बढ़ोतरी को ऊपर, तो 20,000 तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य जो पहले का मूल्य है क्या है 3,50,000, ठीक है। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 जीरो से ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना बचा, तो देखिए यहाँ पे ऊपर बचा 20 और नीचे बचा 35। देखिए ये भी कैंसिल आउट होगा, 4 पच्चे 20, ठीक है, और ये 7 पच्चे 35। तो ऊपर हमारा बचा 4 और यहाँ पे 10, 10 चौक 40, नीचे कितना बचा 7 बचा, ठीक। तो इस 40 में 7 से हम भाग लगाएंगे। देखिए कितने बार में कैंसिल में हम 7 से भाग लगाएंगे, 40 अंदर 7 बाहर। देखिए ये 5 बार में जाएगा, 6 बार में 42 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा 7 पच्चे 35, ये 5 उतरा। अब देखिए पॉइंट में जाएगा तो पॉइंट को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे समझिए 7 जो क्या है ये 7 नीचे है, तो 7 को हम नीचे रखेंगे, यानी यहाँ पे मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 40/7 को भी आप आंसर में लिख सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पे मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं। 7 हमेशा नीचे, तो 7 को नीचे कर दिए, ठीक है। शेषफल हमेशा ऊपर, शेषफल कितना है 5 है, ये ऊपर, और ये रहा जो है यहाँ पे, ठीक है। 7 पच्चे 35, 35 और 5 40/7, ये हमारा आंसर निकल के आ गया प्रतिशत में, ठीक है। तो इतने प्रतिशत मूल्य की बढ़ोतरी हुई है जो 20,000 है, समझ में आ गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए अगला जो सवाल है 5वां, मैंने एक टीवी 10,000 में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखिए आपने कितने में खरीदा, मैंने खरीदा 10,000 में और उसको 20% लाभ में बेच दिया, ठीक है। तो ये तो हमें नहीं मालूम है कि कितने रुपए में बेच दिया, बस यहाँ पे 20% लाभ पर बेच दिया। तो हमें यहाँ पे
क्या कहते हैं, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, यानी हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, एसपी ज्ञात करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है आपका, आपने खरीदा उसको 10,000 में, 10,000 में खरीद कर लाभ यानी 20% लाभ पर आपने बेच दिया। ये जो 20% है ये कितना रुपया है, ये पहले हम ज्ञात कर देंगे। इसको प्रतिशत को हम इसको रुपए में बदल लेते हैं। देखिए 20% है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, 20/100। ठीक है, और देखिए ये मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्रय मूल्य से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा, तभी हम इसको देख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना है हमारा है कॉस्ट प्राइस 10,000। ठीक है, यहाँ पे शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर हमारा बचा 100, यहाँ पे 20। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2 1 3 3 सुनिए नहीं 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये इसको बेचने पर मुझे प्राप्त हुए। तो टोटल मैंने कितने को इसको बेचा, यानी 10,000 में लिया और 2,000 मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। मैंने इसका मतलब मैंने दोनों को जोड़ दिया जाए, 10,000 प्लस 2,000 12,000, मैंने 12,000 में बेचा, तभी तो मुझे 2,000 का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य तो आसानी से निकल गया हमारा। तो विक्रय मूल्य हम लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य है आपका 10,000, इस लैंग्वेज में हम लिखेंगे, और ये हो गया आपका 2,000 यानी 12,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन आपको ये भी लिख सकते हैं कि मुझे 12,000 रुपये धन प्राप्त हुए। ठीक है, ये लाइन आपको लिख लेना है, मुझे 12,000 रुपये धन प्राप्त हुए। समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल है 6, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर, यानी इतने रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वो वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी थी। यहाँ पे एक बात तो आपको समझ लेना है, तो इतना में उसने बेचा। ठीक है, यानी इसका मतलब उसने ज़्यादा पे ख़रीदा होगा, ज़्यादा पे ख़रीदा होगा तभी तो उसने इतना पे लॉस करके इतना पे बेचा, तो उसको 20% की हानि हुई। ठीक है, यानी उसका क्रय मूल्य 13,500 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तभी तो उसको हानि हुई 20%। समझ में आ गया। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, उसने वो वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले विक्रय मूल्य, उसने बेचा 13,500 रुपये में, हानि उसको हुई 20%, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना क्रय मूल्य हमने मान लिया x। ये जो 20% हानि हुई ये रुपए में हम इसको बना लेंगे। ठीक है, 20/100, यहाँ पे क्या होता है क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य हमने तो x मान लिया, x हमने मान लिया, 20/100, ऊपर आ गया x आपका और नीचे आ गया 5। तो हमारा ये जो क्या है, ये जो है ये हानि पर रुपए में है, यानी इतने रुपए की हानि हुई। देखिए हमें इसमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य कितने में वो खरीदी होगी। ठीक है, अगर क्रय मूल्य में से हानि को अगर घटा देंगे, ठीक, तो क्या प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य तो प्राप्त हो जाता है। यानी जितने में वो चीज़ खरीदी होगी उसको जितना हानि हुआ उसको हम माइनस कर देंगे, तो उसका बेचने का मूल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी। ठीक है, और मुझे मालूम है हानि हुई 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये मैंने इसको घटा दिए, तो कितना मिला, हमें मिला 80 रुपये। ठीक है, तो 80 रुपये क्या है, ये बेचने का मूल्य है। ठीक है, 80 रुपये में बेचे तभी तो मुझे 20 रुपये की हानि हुई। समझ में आ गया। तो 100 में से क्रय मूल्य में से 20 को माइनस कर देंगे, हानि कर देंगे, तो ये हमारा प्राप्त हुआ विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो आपको पहले से दिया गया है। ठीक है, क्रय मूल्य तो हमने माना x और हानि तो हमने निकाला x/5। समझ में आ गया। तो ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्रय मूल्य हमने माना x, हानि हमने निकाला x/5, और यहाँ पे दिया गया है टोटल आपका विक्रय मूल्य 13,500। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, ये हो गया 5, कितने बार में 5x, एक बार में x, ये हमारा 13,500। 5x में से x घटे ये हो गया 4x बटे ये हो गया हमारा 5 बराबर 13,500। ठीक है, यहाँ पे समझिए बटे वाली संख्या उस तरफ जाएगी तो ये गुणा में हो जाएगी। यहाँ पे हो गया 4x, यहाँ पे 13,500 इंटू 5। ठीक है, और x का वैल्यू हम निकालेंगे, ये गुणा में है तो इस तरफ बटे में आ जाएगा, तो 13,500
500 इंटू 5 बटे में 4। ठीक, तो 13,500 जो है ये 4 से डिवाइड होगा, कितने बार में जाएगा, ये आएगा आपका 3375, 3375। अब यहाँ पे देखिए 3375 का गुणा हम करेंगे 5 के साथ, कितना आ जाएगा हमारा 16,875 रुपये। तो ये क्या प्राप्त हुआ, क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। देखिए विक्रय मूल्य तो कितना था, विक्रय मूल्य है 13,500 और ख़रीदा गया था कितना 16,875। ठीक है, तभी तो 20% की हानि हुई। तो यही आपका आंसर निकल के आ गया फाइनली। ठीक, क्रय मूल्य। देखिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात है 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा हमें ज्ञात करना है। देखिए जो हमने सवाल बनाया है दूसरा बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो दिया गया ये रेशियो है इसको हम जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद हमसे पूछा जा रहा है कार्बन का, बस कार्बन को ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे, यानी जो इसका जोड़ा यानी इसका जोड़ और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार लिखना है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन 10, 3 और 12 अनुपातों का योग हमने ज्ञात किया 25। हमसे इसमें पूछा जा रहा है कार्बन का प्रतिशत मात्रा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बन। ठीक है, प्रतिशत, तो जो निकालना हो उसका ऊपर 3 बटे में टोटल, यहाँ पे प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, 25 100 100 चरते 12, यानी 12% हमारा आंसर निकल के आ गया, कार्बन की मात्रा हो गई। ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है दूसरा, चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा है 3 ग्राम तब उसका कुल भार कितना होगा। तो ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट पहले आप समझिए। ये क्या है, एक चाक की छड़ी है। ठीक, और इसका देखिए इसमें कार्बन की मात्रा कितना है 3 ग्राम है। इस पूरे चाक की छड़ी में कार्बन की मात्रा है 3 ग्राम, तो हमें इसका भार बताना है, वेट बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको निकालना बेहद आसान है। इसके पहले वाले सवाल में हमने जो हल किया, इसका अनुपात हमने कितना ज्ञात किया 12%। तो हम इसका भार मान लेते हैं x का 12% कितना है 3 ग्राम है, बस रिलेशन बन गया। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है माना कार्बन की कुल भार बराबर x ग्राम है। समझ में आ गया, x ग्राम हम लिखेंगे। तब देखिए हम ऐसे इसको बनाएंगे, तब हम लिखेंगे x का 12% कितना है 3 ग्राम है। अब यहीं इस रिलेशन से हम इसका x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी भार प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो x 12% मतलब 12/100 बराबर है 3। अब ये देखिए ये संख्या भाग में, भाग का पक्षांतर होता है गुणा में। तो x यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे बचा, अगर 100 उधर चला गया, यहाँ पे बचा x और 12, यानी 12x यहाँ पे बचा, और यहाँ पे 100 × 3 12x यहाँ पे हो गया 300। x का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, गुणा में है, गुणा का पक्षांतर भाग में 300/12। ठीक है, देखिए 100 से 3 बार में। ठीक है, और ये 4 से 3 12। अब यहाँ पे 4 से देखिए ये भी हो जाएगा 100 25 बार में, 25 100, ये हो गया 25। ठीक, ये हमारा भार निकल के आ गया 25 ग्राम चौक में है। ठीक है, टोटल कार्बन। देखिए अगला सवाल है 8वां, अमीना एक पुस्तक 275 में खरीद कर 275 रुपये में खरीद लिया और उसे 15% हानि पर बेच दिया, यानी उसको लॉस हुआ 15%। ठीक है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी जो बेचा गया है इससे तो कम ही तो होगा, तभी तो उसको हानि हुआ कितना 15%। सबसे पहले क्रय मूल्य दिया गया है, हानि दिया गया है 15%, हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो मान जो दिए गए हैं पहले इसको हम लोग लिख लेंगे। दिया गया मान क्रय मूल्य 275 रुपये, हानि हुई 15%, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये जो 15% हानि हुई ये हम रुपए में ज्ञात कर लेंगे, आखिर उसे कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, तो देखिए 15%, तो ये हो गया प्रतिशत का मतलब 100, 15/100, और ये होगा 275, यानी क्रय मूल्य से गुणा करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट होगा कि नहीं, तो ये होगा देखिए 4 हम करते हैं 25 बार में, 25 100 और ये भी चला 11 से 25, 275। ठीक,
अब यहाँ पे 15 इंटू 11/4 कितना आ गया हमारा, 15 में 11 से गुणा कीजिए तो ये आपका आएगा 165/4। अब हम इसको भाग लगा लेते हैं। देखिए 6 चौका 16, ठीक, कैंसिल आउट हुआ, और ये 4 है तो इसको हम एक बार में ले जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, तो हम वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो हो गया 10, तो 4 दूनी 8, तो 41 पॉइंट, ठीक है, 8 हो गया, 2 एक्स्ट्रा है तो वहाँ पे शून्य लग जाएगा, तो 4 5 20, 41.25। आप भाग लगाएंगे तो इतना ही आएगा आपका 41.25। इतने रुपए की हानि हो गई। अब हम विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखिए अगर हम एसपी अगर ज्ञात करें सेलिंग प्राइस तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से अगर लॉस हम घटा देंगे, लॉस को अगर हम घटा लेंगे जो हानि हुई है, आइए इसको अच्छे से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए विक्रय मूल्य अगर हम ज्ञात करना है तो हमें क्रय मूल्य में से अगर हानि को हम घटाते हैं तो निकल जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य है 275, हमने हानि अभी निकाला 41.25। आइए इसको अब माइनस यहाँ पे कर लेते हैं 275, ठीक है, हमें घटाना है 41.25 है, हम यहाँ पे करेंगे, देखिए ठीक, ये इसका बेस बन रहा है, पॉइंट तो इधर है, यहाँ हो गया 41.25। अब इसको हम बेस बराबर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर दिया, ये हो गया 10, 10 में से 5 गए 5, ये कितना हुआ 9 हुआ, 9 में से 2 गए 7, ये पॉइंट हो गया। इसको हासिल दिया, ये हो गया 4, 4 में से 1 गए 3, ठीक है, 7 में से 4 गए तो 7 में से 4 गए तो ये आपका हो गया 3 और ये 2, 233.75, ये हो गया विक्रय मूल्य आपका आंसर। समझ में आ गया। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा। मूलधन है 1200, दर है 12% वार्षिक, ठीक, हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। हमें पहले साधारण ब्याज ज्ञात करना है क्योंकि मिश्रधन का फॉर्मूला ही होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100, ठीक, तो इससे साधारण ब्याज निकल जाएगा और उसके बाद हम मिश्रधन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो मान दिए गए हैं हमने यहाँ पे नोट कर लिए, ठीक। तो सबसे पहला काम होगा हमारा साधारण ब्याज निकालना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर। यहाँ पे देखिए मूलधन आपका कितना है, मूलधन आपका दिया है 1200, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1200। उसके बाद मूलधन के बाद दर इंटू समय, दर कितना है आपका 12, रेट है 12, टाइम कितना है 3 वर्ष, बटे में आ गया 100। ये हमने फार्मूला निकाल लिया साधारण ब्याज का। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए इसको हल करेंगे हम लोग, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए हमारे। अब नीचे बचा 1, यहाँ पे 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 3 गुणा कर लेते हैं, चलते हैं 12 के 2 हासिल 1, 14 3 42, 42 और 2 44, 442 हमारा आ गया। क्या आ गई है, साधारण ब्याज यानी SI सिंपल इंटरेस्ट आ गया 442, ठीक है। अब मिश्रधन का क्या होता है सूत्र, मिश्रधन बराबर, हमें तो यही नहीं ज्ञात करना है, हमें तो मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन P यानी प्रिंसिपल अकाउंट, यहाँ मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यही तो होता है। तो मूलधन आपका कितना था, मूलधन था आपका 1200, साधारण ब्याज हमने निकाला SI 442, तो 1200 में हम 442 को ऐड कर देंगे, बस हमारा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए 0 में 2 जुड़े, ये हो गया हमारा 2 ही होगा। अब 0 में 4 जुड़े, ये 4 होगा, ठीक। अब 12 और 4 कितने होते हैं 16, 1642 आपका रुपये आ गया। यह आपका आ गया मिश्रधन जो हमें ज्ञात करना था, 1642 रुपये।
उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखिए इसका दूसरा पार्ट है। मूलधन हमें दिया है 7500 रुपया और दर दिया है 5% पर एनुअल। ठीक है, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसे हमने पहला सवाल हल किया है। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। तो मूलधन है हमारा 7500, दर हमारा कितना है 5%, समय है 3 वर्ष बटे में 100। डबल जीरो कैंसिल आउट हुए। यहाँ पे देखिए 75 हमें गुणा करना पड़ेगा 15 से। ठीक है, यहाँ पे है 75 इंटू 15 गुणा कर लेते हैं, नीचे तो 1 हुआ। 5 का गुणा 5 के साथ 25 25 हासिल 2, 7 5 35 और 2 कितने होते हैं 37। अब इसके बाद 5 का गुणा 5 के साथ 7 एकम 7, 7 5 12 के 2, 7 3 10 11, 11 25 आ गया हमारा। 11 25 हमारा SI आ गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज, साधारण ब्याज। अब मिश्रधन का क्या फार्मूला होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है, मूलधन तो हमारा है 75,000 यानी 7,500 प्लस हमने अभी निकाला सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 11 25। अब इसको दोनों को जोड़ देते हैं। 5 में शून्य गए 5 ही होगा, ये होगा 2 ही होगा, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 8,625 हमारा आंसर निकल के आ गया सर मिश्रधन। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल हमारा है 10। यहाँ पे है 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से यहाँ पे 280 साधारण ब्याज देय होगा। हमें यहाँ पे ज्ञात करना है रेट, यानी आर का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, तो हम कौन से फार्मूले अप्लाई करेंगे, हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे साधारण ब्याज का। देखिए यहाँ पे सभी तो दिया गया है, मूलधन भी है, ठीक है, समय भी है और साधारण ब्याज भी है। तो हमें दर यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको करना होगा जो मान दिए गए हैं उसको लिखना। हम यहाँ पे लिख लिए मूलधन है आपका 56,000 रुपये। ठीक है, समय कितना है 2 वर्ष है, साधारण ब्याज भी दिया गया, इसे बोलते हैं SI यानी सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में। कितना है 280 रुपये। हमें निकालना है दर। तो फार्मूला हमने क्या देखा, फार्मूला होता है हमारा SI यानी साधारण ब्याज का मूलधन गुना दर इंटू समय बटे 100। यही फार्मूला से हम 2 सवाल हल कर चुके हैं, यही तो है। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे दर है तो हम इसको ही ज्ञात कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं मूलधन दर और समय ये ऊपर है। ठीक, तो हम इन दोनों को नीचे इस तरफ भेज देंगे। ये ऊपर है, ये दोनों मूलधन और समय नीचे आ जाएगा तो बच जाएगा दर, और ये जो नीचे है भाग में है तो हम उसको ऊपर भेज देंगे यानी गुणा में भेज देंगे सब इसके पास। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ पे 100 भाग में है। ठीक, ये नीचे है, हम उसको ऊपर भेज दिए SI यानी साधारण ब्याज इंटू 100। ये ऊपर था, हमने इसको दोनों को नीचे भेज दिया तो क्या बचा, तो यहाँ पे बचा सिर्फ दर। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबके मान लिख लेंगे। SI यहाँ पे कितना है हमारा, SI दिया गया है साधारण ब्याज 280 रुपये, यहाँ पे हम लिखेंगे 280 इंटू 100। मूलधन कितना है 56,000 रुपये दिया गया है, मूलधन था हमारा, इंटू समय कितना है, समय हमारा है देखिए 2 वर्ष, तो समय का हम लिखेंगे 2 वर्ष और बराबर में दर यानी रेट। इतना तो समझ में आ गया। देखिए 0 से 0 ये दोनों कैंसिल आउट, 1 0 से ये भी कैंसिल आउट, 28 दूनी 56 2 हो गया, नीचे बचा 2, यहाँ पे 2 यानी 1/4, 2 दूनी 4 1/4, ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो ये हमारा दर निकल के आ गया 1/4। ठीक है, आप चाहे तो भाग में देकर इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं। 1 में 4 से भाग दीजिए, देखिए कम है तो पहला काम करना है आपको 0 पॉइंट यहाँ लगाना है, 10 हो गया, 4 दूनी 8 2, फिर यहाँ पे जो अब पॉइंट नहीं लगाना, 4 5 20। ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 0.25, हमने भाग लगा दिया, आ गया 0.25%। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया, ये है रेट। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से आपको ये। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा प्रश्न क्रमांक 11। काफ़ी आसान सवाल है। मीना ने 9% वार्षिक दर से, ठीक है, वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था।
यानी उसका मूलधन ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मान दिए गए उसको हम नोट डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, 9% वार्षिक दर था, हमें दर दिया गया है 9%, ठीक है। समय कितना है, 1 वर्ष हो गया। SI कितना, देखिए ब्याज भी है 45 रुपये। हमें ज्ञात करना है मूलधन, जो उसका मूलधन है, ठीक है। तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा कई दफ़ा, हमने कई दफ़ा यही तो फार्मूला हमने देखा, यही फार्मूला हम यहाँ पे, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। साधारण ब्याज का मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। हमें ज्ञात करना है मूलधन, ये ऊपर है, इसके साथ जो ऊपर है उसको नीचे भेज देंगे, जो नीचे है उसको ऊपर भेज देंगे यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे क्या है, SI लिखते हैं। ये जो है भाग में है तो उस तरफ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, ठीक है। हमें मूलधन तो ज्ञात करना है, इसको हम छोड़ देते हैं। दर और समय ये ऊपर है तो हम इसको नीचे भेज देते हैं, इसके बटे में आ जाएगा दर गुना समय। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा सिर्फ मूलधन, हमारा बचा P, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए SI, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है हमारा, ये है 45, सबका मान रखते हैं 45 इंटू 100। दर है 9, दर तो 9 है, समय कितना है, समय है 1 वर्ष, दर है 9, यहाँ पे होगा दर और यहाँ पे 1, 9 और 1। हमें यहाँ पे लिखना है मूलधन, मूलधन हो गया P। तो आइए देखिए कैंसिल आउट होगा, 9 पच्चे 45, तो 100 में 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा 500 बटे में 1, ठीक है। तो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 का कोई मतलब नहीं, बराबर, ठीक है। तो ऐसे फाइनली आ गया P बराबर, यानी हम ऐसे लिखेंगे मूलधन बराबर आ गया हमारा 500 रुपये, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से हमारा सेशन जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद।